हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ है उसको हम जो है मैथ का जो नया बैच हमने स्टार्ट किया था, और जो कि हमारे लिए जो नया सत्र स्टार्ट होने वाला है 2026 से 27 के लिए उपयोगी है ना। तो जो बच्चे 9 से 10th में आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हमने जो है पहला ही चैप्टर जो है गणित का क्लास 10th के गणित का पहला ही चैप्टर वास्तु संख्या स्टार्ट किया था, और वास्तु संख्या स्टार्ट किया था। उसकी जो है हमारी मेरे ख्याल 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेनी है। ठीक है, और उसमें मैंने जो है वास्तु संख्याओं का पूरा जो है परिचय, इंट्रोडक्शन, जो भी वास्तु संख्याओं के बारे में आपको जानना चाहिए वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। और हमने जो प्रश्नावली 1 का उदाहरण नंबर 1 भी जो है हल कर लिया है, तो वह आपको देख लेना है। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें दे क्या रखा है। तो जब आप उदाहरण नंबर 2 पढ़ोगे तो बोलेगा कि संख्याओं 6 और 20, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि की बात कर रहा है ये? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, ये बात समझना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें 6 और 20 का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। वो भी किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो ये विधि होती क्या है, ठीक, और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को सॉल्व करना। देखिए, तो मैंने आपको जो है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो संख्या दे रखी है 6 और 20, तो 6 और 20 के आपको क्या करने पड़ेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जैसे कि 6 के करेंगे आप। तो जब 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको इस तरीके से आपको भाग विधि से करने हैं। अब दो इसमें किससे भाग जा रहा है? 2 से जाएगा। तो सबसे छोटी जो है हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देकर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से मैंने भाग दिया, इसमें गया कितनी बार? 3 बार। अब 3 में किससे जाएगा? 3 से जाएगा 1 बार। जब तक 1 ना आ जाए तब तक क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 6 के क्या कर लिए। अब देखो यहाँ पे लिख लोगे आप 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 और 3। क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 3। तो मैंने लिख लिया 6 के अभाज्य गुणनखंड। अब बात करेंगे हम 20 की। किसकी बात करेंगे हम? 20 के अभाज्य गुणनखंड की। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे आप। ठीक है, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे आपके, 2 से भाग करोगे तो कितने में आ जाएगा? 10 बार। अब 2 से भाग करोगे तो कितने में आ जाएगा? 5 बार। अब देखो इसमें किससे आएगा? 5 से आएगा कितनी बार? 1 बार। क्लियर है? जब तक 1 ना आए तब तक भाग देना है। ठीक है, तो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे, वो देखोगे आप क्या आए हैं। तो देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। 2 जो आ रहा है 2 बार, तो क्या लिख जाएंगे? 2 की पावर 2, यानी कि 2 की घात 2। और 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। कोई दिक्कत वाली नहीं है, इंटू 5 लिख लिया। लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे हमने इतना किया। क्लियर है? क्लियर है ना। तो हमें क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे क्या? एचसीएफ। तो सबसे पहले हम याद करेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ जो आएगा हमारा वो समझना है आपको। ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एचसीएफ में क्या करते हैं। एचसीएफ के लिए जो हम करते हैं, जो दोनों में होता है उसको लेते हैं। जो दोनों में संख्या दिख रही हो, जैसे कि देखो दोनों में जो 6 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, 20 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। तो इनमें देखो, इसमें और इनमें अभाज्य गुणनखंड में देखोगे तो कौन सी संख्या आपको दिख रही है? तो बोलो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो दोनों में कौन सी संख्या दिख रही है? 2 दिख रही है ना। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या करते हैं? हम लेते हैं समान संख्या लेते हैं। कौन सी लेते हैं? कॉमन संख्या। कौन सी लेते हैं? कॉमन जो दोनों में हो। ठीक है, कॉमन संख्या, कॉमन संख्या लेते हैं। कॉमन संख्या संख्या लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में कॉमन संख्या लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ में क्या करते हैं? कॉमन संख्या हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, और 20 के अभाज्य गुणनखंड में भी क्या है? 2 है। तो दोनों में 2 कॉमन है। तो एचसीएफ लेंगे क्या? दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? आप बोलोगे 2 है, तो मैंने 2 लिख ली। ठीक है, कौन सी लिख ली?
दो लिख ली। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एससीएम में जो देखते हैं तो हम देखते हैं छोटी घात। क्या देखते हैं? छोटी घात। क्या देखते हैं हम? छोटी घात देखते हैं। क्या देखते हैं? छोटी घात। अब देखो जैसे हमारा दो तो कॉमन है, ठीक है, तो दो की छोटी घात क्या है? जैसे यहाँ पे देखो दो की घात कितनी है? दो। यहाँ पे दो की घात कितनी है? अब बोलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरे जिसकी कोई घात ना लिखी हो उसकी घात क्या लिखी रहती है? एक लिखी रहती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो दो की घात यहाँ पे कितनी? एक है। दो की घात यहाँ पे कितनी? दो है। तो इन दोनों में छोटी घात कौन सी है? तो आप बोलोगे दो की घात एक। तो कितनी? दो की घात एक। ठीक है। अब किसी भी संख्या की घात एक कर लो, वो कितना रहेगा? वही संख्या रहेगी। तो दो की घात एक कितना होता है? दो रहता है। कितना होता रहता है? दो। तो हमारा जो है एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया दो। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? दो आ गया। क्लियर है? अब एक चीज समझो, तो एचसीएफ में लेंगे छोटी घात, ठीक है, कॉमन संख्या। अब देखेंगे एलसीएम। क्या देखेंगे? एलसीएम। क्या देखेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में आपको करना क्या है वो समझो। एलसीएम में आपको करना क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। तो एलसीएम में बच्चे क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये इसके क्या है? दोनों के अभाज्य गुणनखंड है। तो आप ये देखो, आपको ये देखना है कि इनमें आपको, ये मैंने जो डिब्बा बंद बनाया है इस डिब्बे में आपको कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इस डिब्बे में आपको कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो आप बोलोगे दो दिखाई दे रही है, तीन दिखाई दे रही है, दो दिखाई दे रही है, पांच दिखाई दे रही है, यानी कि दो तीन पांच। दो तीन पांच के अलावा कोई और संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपको संख्या देखनी है, ना कि संख्याओं की घात। ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे दो है, दो की घात दो, तो घात नहीं देखनी है, आपको संख्या देखनी है। जैसे दो है, घात से मतलब नहीं, आपको संख्याओं से मतलब है। किससे मतलब है? संख्याओं से, ठीक है। तो आपको देखनी है संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्या आ रही है? तो आप बोलोगे दो आ रही है, तीन आ रही है, पांच आ रही है, ठीक है। तो दो आ रही है लिखोगे यहाँ पे, दो आ रही है, तीन आ रही है, पांच आ रही है, और इसको लिख लोगे गुणा के रूप में। किसमें लिख लोगे? गुणा के रूप में लिख लोगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, एलसीएम देखते हैं बड़ी घात। एलसीएम में क्या देखते हैं हम? बड़ी घात। बस आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एचसीएम में देखते हैं छोटी घात और एलसीएम में देखते हैं बड़ी घात। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी संख्या दिखाई दे रही थी, दो तीन पांच मैंने लिख ली। तो अब देखेंगे दो की बड़ी घात क्या है? दो की बड़ी घात कितनी है? तो यहाँ पे देखो दो की घात एक है, यहाँ पे दो की घात दो है। तो इन दोनों में बड़ी घात कितनी है? दो, ठीक है। अब देखो तीन की बड़ी घात क्या है? अरे तीन तो एक ही बार आया है। अब तीन एक बार आया और उसकी भी घात कितनी? एक ही है। तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि तीन घात एक ही होगी ना। क्लियर है? अब देखेंगे पांच है। अब पांच यहाँ पे एक ही बार आया है, ठीक है, पांच की घात कितनी? एक ही है, तो यहाँ पे कितनी आएगी? एक ही आएगी। एक से बड़ी घात कोई है ही नहीं इनकी, तो ठीक है। तो ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, तो दो की घात दो कितना होता है? चार होता है। और ये कितना है? तीन। और ये कितना है? पांच। तो पांच कितना हो गया? 15। और 15 चौके कितना हो गया? 60। तो मेरा जो एलसीएम आया कितना आ गया? 60 आ गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60 हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको जो है ये क्लियर होगा। क्लियर है? समझे? तो कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एलसीएम इस प्रकार से करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पहले संख्याओं की जो संख्या दे रखी हो जिनके आपको एलसीएम पे निकालने हैं, आपको उनके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे यहाँ पे 6 के 2 इंटू 3 आया, 20 का क्या आया? 2 की पावर 2 इंटू 5 आया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालोगे तो इनमें देखोगे, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है? तो आप बोलोगे इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो आपने दो लिख ली। अब दो तो लिख ली, लेकिन एचसीएफ में देखोगे छोटी घात, तो दो की छोटी घात बतानी है। यहाँ पे दो की घात दो है, यहाँ पे दो की घात एक है, तो दोनों में छोटी घात कितनी है? एक। क्लियर है? तो उसकी भी दो की घात एक क्या होता है? दो होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? दो आ गया। अब देखो एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना है? तो आपको जो भी संख्या दिखाई दे रही हो अभाज्य गुणनखंड में, जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही है उनको इस तरीके से गुणांक के रूप में लिख लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पे दो है, तीन है, पांच है, दो तीन पांच के अलावा कोई और संख्या नहीं है ना। तो दो तीन पांच लिखी। अब देखेंगे बड़ी घात, तो संख्याओं की क्या देखेंगे? बड़ी घात। तो दो की बड़ी घात देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो इन दोनों में बड़ी घात कितनी है? दो। इसी प्रकार तीन तो एक ही बार आया तो एक ही रहेगी, पांच एक बार आया तो उसकी घात कितनी है? एक ही है। क्लियर है? तो दो की घात दो कितना होता है? चार। और ये तीन घात एक तीन ही होगा, पांच की घात एक पांच ही होगा, और पांच से कितना होता है? 15 होता है, और 15 चौके कितना होता है? 60 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। क्लियर है?
आई थिंक आपको जो इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम जो है अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 को, ठीक है। देखिए जैसा कि आपके सामने जो उदाहरण नंबर 3 दे रखा है। अब उदाहरण नंबर 3 की बात करें तो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी जैसे क्या सेम उसी प्रकार से हमको करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो 96 और 404 का ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले 96 और 404 के क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 96 के क्या करोगे आप, अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो देखो 2 से इसमें भाग कितनी बार जाएगा वो आपको समझना है। तो 2 से जाएगा 4 बार और 8 बार यानी कि 48। फिर 2 से जाएगा इसमें कितनी बार, 24 बार। अब 2 से जाएगा इसमें 12 बार, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो जब तक 1 ना आए तब तक आपको क्या करना है, भाग देते रहना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। 96 कितना आ गए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि 96 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, देखो। तो 96 देखो दो कितनी बार आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें देखोगे अभाज्य गुणनखंडों में तो 2 आ रहा है 5 बार। कितने बार आ रहा है, 5 बार। तो लिखोगे 2 की घात 5, ठीक है। और 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो इंटू, तो 3 तो एक ही बार आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ इस पर 404 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 404 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो किससे कट रही है, 2 से। कितनी बार, 2, 0, 2। अभी भी 2 से कट रही है, 1, 0, 1, 101 बार कट गई, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो 101 है ना, जो 101 है, ये खुद एक अभाज्य संख्या है। क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या तो ये खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, यानी कि ये किसी से भी नहीं कटेगी। किससे कटेगी, अब ये 101 से कटेगी। तो 101 जो है खुद से 101 से ही कटेगी। तो आपको ध्यान रखना है 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने 404 के क्या कर ले, अभाज्य गुणनखंड कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लोगे आप 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख लोगे, ठीक है। तो जब लिखोगे तो कितने, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो लिखोगे 2 की घात 2 इंटू, अब 101 तो एक ही बार आ रहा है, तो इंटू 101, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो आओ समझते हैं। तो मैंने बताया कि एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कॉमन संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं, कॉमन। तो देखो 96 के अभाज्य गुणनखंड ये है, ठीक है। और 404 के अभाज्य गुणनखंड ये है। तो इन दोनों में देखो कॉमन संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो है हमारी कौन सी, 2। क्या है, 2 है। क्या है, 2। तो आपने लिख लोगे आप यहाँ पे कितनी है, 2, ठीक है। आपने संख्या तो लिख ली, 2 है कॉमन, लेकिन ये एचसीएफ नहीं है। क्यों, अभी भी क्या देखना है, हमें छोटी घात देखनी है। तो एचसीएफ निकाल रहे हो तो हमें क्या देखेंगे, छोटी घात। तो 2 की छोटी घात देखोगे, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 5। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2। तो 5 और 2 में कौन छोटा है, 2 है। तो सिंपल सी, तो 2 की घात छोटी कौन सी है, 2 है। और 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में देखो, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया, तो एलसीएम के लिए आपको ध्यान रखना है। तो एलसीएम में देखो 96 के अभाज्य खंडों और 404 के अभाज्य खंडों में आपको देखना है। तो इनमें कौन सी संख्या आपको दिखाई दे रही है, घात को मन मत देखना। देखो 2 है, 2, 3 है, 101 है, यानी कि 2, 3 और 101 के अलावा इसमें कोई और संख्या नहीं है। अब बोलोगे यार सर 5 भी तो है यहाँ पे, अरे नहीं वो घात है ना कि संख्या। देखो समझो, 2 कितनी बार आए ये वो बता रहा है। तो आपको घात से मतलब नहीं है, आपको मतलब है संख्याओं से, ठीक है। तो संख्या है 2, 3 और 101 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। तो आप इनको लिख लोगे 2, 3 और 101। देख लिया आपने कि 2, 3 और 101 के अलावा और कोई संख्या आपको इसमें दिखाई
नहीं पड़ रही है। ठीक है, इनको लिख लो गुणांक के रूप में। अब एलसीएम निकालते हैं तो अब देखते हैं बड़ी घात। क्या देखते हैं? बड़ी घात। तो इन संख्याओं की बड़ी घात देखेंगे तो 2 की बड़ी घात देखो, यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 5 है। तो 2 और 5 में बड़ी घात कौन सी है? तो आप बोलोगे 5। तो यहाँ पे लिखोगे 2 की घात कितनी? 5। ठीक है, अब बात करें 3 की, तो 3 तो एक ही बार आया है, एक ही बार आया है, वो भी कितनी घात है? एक ही है, तो ये तो एक ही रहेगी। लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब 101 की बात करें तो 101 कितनी बार आया है? यहाँ पे एक ही बार आया है, और इसकी भी घात कितनी? एक है। अब वो आप लिखो या ना लिखो एक घात को, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर लोगे? सॉल्व करोगे। क्या करोगे? सॉल्व करोगे। यानी कि देखो 2 की घात 5 के का मतलब क्या है? देखो आप जानते हो 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें 2 बार और गुणा करना है, किसका? 2 का। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया? इंटू 2, यानी कि 2 का 5 बार गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 की घात 3, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया? 8। और ये 2 2 कितना हो गया? 4, यानी 8 32 हो गया। यानी कि ये होता है कितना? 32। कितना होता है? 32 होता है। क्लियर है? और ये कितना? इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 303 हो जाएगा। कितना हो गया? 303 हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? देखो अब आगे, अब आपको क्या करना है? 303 और 32 का क्या करना है? मल्टीप्लाई। यानी कि 303 इंटू क्या करना है आपको? 32 करना है। ये कैलकुलेशन पार्ट है यार, यानी कि रफ वर्क है। ठीक है, तो आपको ये पीछे करना है और आपको सीधा गुणा करके आंसर लिख देना। ठीक है, आओ तो देखो, तो जब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, और इसका करोगे 9 0 9। ठीक है, तो ऐड करोगे तो 6 9 6 9, तो कितना आ गया? 96 96। तो ये आ गया हमारा क्या? एलसीएम। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। आई थिंक आपको जो है क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझे कुछ? तो इस तरीके से आप जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हम अगले उदाहरण की ओर, उदाहरण नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 4 में दे रखा है। तो उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है? ठीक है, तो आप चलिए पढ़ते हैं। देखो, तो दे रखा है कि संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नर्सरी के बच्चे करते हैं इनको, एलकेजी यूकेजी वाले। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी संख्याओं का पूछ रहा है? 6 72 और 120 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? जो संख्या दे रखी है उनके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले दे रखी है मैं 6, क्या दे रखी है? 6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप। देखो 2 से कितनी बार जाएगा इसमें? तो 2 से इसमें जाएगा 3 बार। अब 3 से जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे लिख लोगे 6 के अभाज्य गुणनखंडों को। तो क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 लिख लिया। क्लियर है? अब देखो अब किसके करने हैं? 72 के करने हैं। अब आप करोगे किसके? 72 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। देखो 2 से जाएगा 36 बार, 2 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके? 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप लिख लोगे 72 के अभाज्य गुणनखंडों को। ठीक है, तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, तो इसमें देखोगे 2 आ रहा है 3 बार, 2 की घात 3 इंटू, अब 3 कितनी बार आ रहा है? तो आप बोलोगे 3 2 बार आ रहा है, तो लिखोगे 3 की घात 2। देख लिया? अब बचा हमारा 120, तो 120 के भी क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आओ देखो, तो 120 के करोगे तो किससे जाएगा भाग? 2 से जाएगा। कितनी बार? 60 बार। 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 120 के लिख लेंगे अब। तो 120 के में देखोगे 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो लिखोगे 2 की घात 3 इंटू,
अब 3 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 3 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो इंटू 5। लिख लिया। यहाँ तक मैंने ये क्या कर लिया? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो अब मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम करते क्या है? देखो, एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो मैंने आपसे बोला कि कॉमन संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? कॉमन। तो देखो, ये 6 के बाद गुणनखंड है, ये मेरे 72 के, ये 120 के। तो तीनों में जो कॉमन होगी उसको लेंगे। ऐसा नहीं कि जो दो में कॉमन हो उसको ले, नहीं। अगर 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए, अगर 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, अगर 4 संख्या है तो 4 में कॉमन होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, 3 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो आप बोलोगे तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? देखो, तो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप लिखोगे 2। ठीक है। अब देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 भी है। इनको लिख लो गुणा के रूप में। तो और तो कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, यानी कि तीनों में 5 होना चाहिए फिर। अगर इसमें 5 है तो तीनों में भी 5 होना चाहिए, जब भी कॉमन होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 2 है तीनों में, इसमें भी 3 तीनों में। ठीक है। तो 2 और 3 क्या है? कॉमन है, तो मैंने ये लिख लिया। अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है एचसीएफ के लिए छोटी घात। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं? छोटी घात देखते हैं। क्लियर है? अब छोटी घात देखोगे तो यहाँ पे 2 है, तो 2 की छोटी घात देखनी है। यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 3। यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 3। यहाँ पे 2 की घात कितनी होगी? कोई घात नहीं है, तो एक घात होगी। तो 2 की घात 3 और 2 की घात 1 में कौन सी छोटी है? तो आप बोलोगे 2 की घात 1 छोटी है। क्लियर है? क्लियर है ना? अब बात करेंगे 3 में, तो 3 की छोटी घात। तो यहाँ पे 3 की घात कितनी है? 2। यहाँ पे 3 की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, यहाँ पे 3 की घात कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1 होगी। तो 2 और 1 में घात कौन सी छोटी है? 1 छोटी है, सिंपल। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 की घात 1 कितना होता है? 2 ही होता है। 3 की घात 1 कितना होता है? 3 ही होता है। 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो हमारा जो है एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? अब बात करें किसकी? एलसीएम के। देखो, अब एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया? इनके अभाज्य वर्गखंडों में आपको जो भी संख्या दिखाई दे रही है वो आपको ले लेनी है। ठीक है। तो जो भी आपको संख्या दिखाई दे रही है, घात को नहीं लेना है बस। घात को नहीं, घात नहीं, संख्याओं की घात को नहीं लेना है, संख्याओं को लेना है। ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे देखो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 तो है। एक तो संख्या 2 है, एक 3 दिखाई दे रही है आपको, 3 लिख ली। एक 5 दिखाई दे रही है, वो आपने लिख ली। लिख ली। आपको जो दिखाई दे रही थी वो आपने लिख ली, और इनको लिख लो गुणा के रूप में। किसमें लिख लो? गुणा के रूप में। और एलसीएम में देखते हैं हम क्या? बड़ी घात। एलसीएम में क्या देखते हैं हम? बड़ी घात देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे 2 की बड़ी घात क्या है? तो यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है। तो 1 और 3 में घात बड़ी कौन सी होगी? 3 होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की घात 3। ठीक है। अब 3 में देखो, 3 में यहाँ पे 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है। तो 1 और 2 में कौन सी बड़ी घात है? तो आप बोलोगे 2। ठीक है। अब 5 की बात करें तो अरे 5 तो यार कहीं भी एक ही बार आया है, एक बार आया है, वो भी घात कितनी है? एक ही है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सिंपल लिख देंगे। ठीक है। अब इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। अब 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है, इंटू। अब 3 की घात 2 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 इंटू। ये क्या है? 5 की घात 1 कितना होता है? 5 ही होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अटपन कितना हो गया? 40। और 40 नंबर होता है 360। कितना होता है? 360 होता है। तो हमारा जो है इन संख्याओं का एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 360 अभाज्य वर्गखंड विधि द्वारा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे उदाहरण नंबर 4 तक, यानी कि मैंने जो प्रश्नावली एक के जो भी उदाहरण दे रखे थे वो हमने सारे उदाहरण देख लिए हैं। और आई थिंक आज जो है आपको अभाज्य वर्गखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा और इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, और वीडियो को लाइक आपको कर देना है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ठीक है, नए जोश के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज के लिए इतना ही।